दिल्ली में नए साल की रात 20 साल की एक लड़की को कार के नीचे 13 किलोमीटर तक घसीटा गया। आरोपी कार के नीचे फंसी लड़की को सड़क दर सड़क, मोड़ दर मोड़ घसीटते रहे और नए साल पर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई। यही वजह है कि दिल्ली की मौत के बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर जमकर आज प्रदर्शन किया और लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस की गाड़ी पर जोर जोर से हाथ मारने लगे। हालांकि लोग थाने के अंदर तो नहीं गए, लेकिन थाने के गेट के बाहर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि पुलिस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है और उसे मारा गया है। जिसने मारा है उसे सजा मौत होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं कर रही। 3 दिन हो गए, लड़की की लाश तक भी नहीं दिखाई है। प्रदर्शन दिल्ली के एलजी के घर के बाहर भी हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी हाउस के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने पूरे एलजी हाउस को बैरिकेडिंग लगाकर घेर लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछारों से प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेला। मामला बढ़ता देख एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने एलजी हाउस जाकर डिटेल रिपोर्ट दी। पुलिस का कहना है कि दिल्ली के कंझावला में कार सवार आरोपियों ने पहले स्कूटी पर सवार लड़की को टक्कर मारी, फिर कार के नीचे फंसी लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे, जिससे लड़की की मौत हो गई। घसीटे जाने की वजह से लड़की की पीठ और सिर की हड्डियां बुरी तरह से घिस गई, मांस निकल गया, दोनों पैर की हड्डियां भी टूट गई। लड़की कार की बाईं साइड फंसी हुई थी और कार लगातार चलती जा रही थी। मारुति बलेनो कार के नीचे साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की घिसटती जा रही है। अब सीसीटीवी की दूसरी तस्वीर देखिए। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि कार यू टर्न ले रही है। इस वक्त कार की रफ्तार भी धीमी है और इस वक्त भी लड़की कार के नीचे फंसी घसीटती जा रही है। कार में सवार युवकों ने अब भी कार नहीं रोकी। यू टर्न लेते वक्त सीसीटीवी में वक्त हो रहा था रविवार रात 3:34। पुलिस ने इस मामले में कार में सवार सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों के मुताबिक लड़की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी और नए साल के जश्न के इवेंट के बाद वो स्कूटी से घर लौट रही थी। वैसे दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये महज हादसा था, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि ये सिर्फ हादसा भर नहीं था, क्योंकि जब लड़की की लाश मिली तब उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि घिसटने की वजह से लड़की के कपड़े फट गए थे और उसके साथ रेप की घटना नहीं हुई। काफी दूर तक उबड़-खाबड़ रास्ते पर ड्रैग करने की वजह से ये स्थिति बनी है, ना कि किसी सेक्सुअल असॉल्ट या मर्डर की वजह से। लड़की के परिवार वालों को पुलिस की थ्योरी पर भरोसा नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि या तो पुलिस की जांच में कमी है या फिर मामला कुछ और ही है। अरे एक्सीडेंट है, किस तरीके का एक्सीडेंट है? वो बिल्कुल बच्चे के तन पे कपड़े नहीं है। आप देख के आओ, कोई भी हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है मेरा बच्चा, मेरे को अब सुनवाई में आ रही है कि उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है कि एक भी कपड़े नहीं रहता एक्सीडेंट के दौरान। पुलिस ने अब आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाकर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उनको स्कूटी से एक्सीडेंट की जानकारी थी, लेकिन वो रुके नहीं और गाड़ी को लेकर भाग गए थे। इसीलिए पुलिस ने सभी पर आईपीसी की धारा 304 लगाई है। लेकिन आरोपियों के कबूलनामे पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी का एक और वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लग रहा है कि आरोपी कुछ छिपा रहे हैं और मामला कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हादसे से करीब 1.5 घंटे पहले हादसे की जगह पर बलेनो कार मौजूद थी। सीसीटीवी की इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि रात के करीब 2 बज रहे हैं। एक्सीडेंट की जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर बलेनो कार काफी देर तक खड़ी रही। इसके बाद कार आगे बढ़ती है और डिपर मारती है। डिपर मारने के बाद कार आगे निकल जाती है। सवाल उठता है कि अगर हादसा 3 से 3:30 बजे के बीच हुआ तो रात 2 बजे हादसे की जगह से 100 मीटर आगे आरोपी कार में बैठे क्या कर रहे थे? डिपर मारकर वो किसे इशारा कर रहे थे? तो क्या हादसा रात 2 बजे के आसपास ही हो गया था? क्या गाड़ी में फंसी हुई लड़की से अनजान आरोपी इलाके में घूमते रहे, या फिर ये मात्र हादसा नहीं था?
बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या थी। पुलिस को एक्सीडेंट की पहली कॉल रात 3:24 पर मिली थी। दीपक नाम के शख्स ने पुलिस को कॉल किया। उनकी हादसे के रूट पर दुकान है और वो सुबह 3:15 बजे दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे। तभी उसने कार को महिला को घसीटते हुए देखा। दीपक कुछ दूर तक अपनी स्कूटी से बोलेरो कार के पीछे भी गए। दीपक ने ही पुलिस को कॉल कर बताया कि उसने एक कार देखी जिससे एक लड़की की बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटक रही है। तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है, लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताइए ऐसे बात है मैम। हादसे का एक और चश्मदीद भी सामने आया। विकास फूड डिलीवरी का काम करता है। वो डिलीवरी देने जा रहा था। इसने भी लड़की को कार के नीचे फंसा देखा। उस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी यूटर्न गाड़ी मोड़ी। जब गाड़ी उन्होंने मोड़ी तो गाड़ी की बहुत तेज आवाज आई थी। सिंगल रोड पे उन्होंने गाड़ी मोड़ी, तो जब मैंने मुड़ के देखा तो लड़के का सर लटक रहा था गाड़ी में से। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर गया, समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। पुलिस ने 4:11 तक गाड़ी को ट्रेस कर लिया। 4:15 पर कंझावला में ही एक लड़की की बॉडी मिलने की खबर पुलिस को मिली। अब पुलिस के मुताबिक आरोपी हरियाणा के सोनीपत में मौजूद मूर्थल में खाना खाने गए थे, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से वापस दिल्ली आ गए। इस दौरान आरोपियों ने गाड़ी में शराब भी पी। रास्ते भर वो शराब पीते रहे। आरोपी सिंधु बॉर्डर होते हुए वापस सुल्तानपुरी इलाके में आ गए थे और यहाँ सड़कों पर अपनी गाड़ी को घुमाने लगे। जांच में भी शराब पीने की पुष्टि हो गई है। आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस सीसीटीवी की मैपिंग कर रही है। आरोपियों ने जो रूट बताए हैं उस रूट पर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। अभी तक 400 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है। पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम करने के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारी मल्टीपल टीम्स इसमें काम कर रही हैं और जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कोशिश करेगी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक एफएसएल को जांच के दौरान बलेनो कार के अंदर से खून का कोई निशान नहीं मिला है। सिर्फ कार के नीचे के हिस्से में खून के निशान मिले हैं जहां बॉडी फंसी हुई थी। जांच में गाड़ी के अंदर लड़की के बाल जैसा सबूत अब तक नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। और अब आपको बताते हैं सभी 5 आरोपियों की डिटेल्स क्या हैं। आखिर कौन है ये लोग। आरोपी नंबर 1 मनोज मित्तल, इसकी उम्र 27 साल है और सुल्तानपुरी में ही ये राशन डीलर का काम करता है। ये बीजेपी का नेता भी बताया गया है। इलाके में इसके पोस्टर भी लगे हुए हैं जिसमें उसे मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 का सह संयोजक लिखा हुआ है। आरोपी नंबर 2 दीपक खन्ना, इसकी उम्र है 26 साल और ये ग्रामीण सेवा के ड्राइवर के तौर पर काम करता है। आरोपी नंबर 3 है अमित खन्ना, इसकी उम्र है 25 साल और ये एसबीआई के क्रेडिट कार्ड सेवा में काम करता है। आरोपी नंबर 4 इस मामले में है कृष्णन, इसकी उम्र है 27 साल और ये स्पेनिश कल्चरल सेंटर में नौकरी करता है। आरोपी नंबर 5 है मिथुन, इसकी उम्र है 26 साल और ये कनॉट प्लेस में हेयर ड्रेसर का काम करता है। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घटना के एक चश्मदीद विकास का कहना है कि उसने सड़क पर मौजूद पुलिस कर्मियों को बताया था कि कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई है, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। विकास को हादसे वाली सड़क पर जा रहे 2 पुलिसकर्मी दिखाई दिए थे। रास्ते में 2 पुलिस वाले मिले, उन्हें मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने देखा है, आप एक बार देख लो। ऐसे ऐसे गाड़ी पे जाते हुए मैंने देखा है, कंजावला की तरफ गाड़ी गई है, ऐसे देख लो। तो उन पुलिस वालों ने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी, मगर नहीं जी, बाकी हम देख लेंगे, तू जा। घटना 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को हुई थी। नए साल के जश्न की वजह से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के दावे किए थे, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा और जगह जगह पुलिस की तैनाती के बीच इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो गई। पुलिस की मौजूदगी के बीच कार सड़क पर दौड़ती रही और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि 13 किलोमीटर तक किसी भी पुलिसकर्मी की नजर कार पर नहीं पड़ी। कल था सर, पीछे और कॉल आई थी सर, उससे पता चला था। आपकी जो नजर नहीं गई उस गाड़ी पर, कि वो उसका रास्ता तो इसी रूट से था। अपोजिट से। एक और पुलिसकर्मी भी मिला जो रविवार को रात ड्यूटी पर हादसे वाले रूट पर मौजूद था, लेकिन उसे भी कार के नीचे लड़की फंसी नहीं दिखाई दी। हमारे को नहीं मिली। अच्छा, तो नहीं आप थे ड्यूटी पर सर, ये पूछ रहा हूँ। कल ड्यूटी बजरा नहीं खेड़ा की तरफ। अच्छा, तो आपको पता चला यहाँ से वो जो कार निकल रही थी जिसमें वो जो बॉडी थी वो उसमें थी? हमें नहीं पता जी।
इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच 13 किलोमीटर तक लड़की कार के नीचे घिसटती रही है। सवाल उठता है कि आखिर एक भी पुलिसकर्मी की नजर कार पर क्यों नहीं पड़ी। और इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निष्पक्ष जांच करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को समन किया है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिड़ला सुल्तानपुरी थाने पहुंची। लोगों का गुस्सा उन पर भी फूटा। ये मुद्दा, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेटी का मामला है, बेटी की सुरक्षा का मामला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर ट्वीट करते हुए कहा कि कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा राजनीति नहीं, इंसाफ होना चाहिए। ऐसा अत्याचार करने वाला किसी पार्टी का नहीं हो सकता। हम आम आदमी पार्टी नहीं है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली की घटना पर गुस्सा जाहिर किया। बर्बरियत, हैवानियत की मिसाल है जो दिल्ली में हुआ है और अगले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में ठंड बढ़ सकती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी तक ठंड काफी बढ़ सकती है। वहीं ठंड से बचाव के लिए कई लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यूपी के हापुड़ में कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हुआ। कोहरे के कारण 2 ट्रक आपस में टकरा गए। वहीं इस बीच पीछे से आ रही एक कार भी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से फिलहाल 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के भागलपुर में शीतलहर ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण कई ट्रेनें 12 घंटे की देरी से भी चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। यूपी के अनूपपुर में कांग्रेस विधायक के सरेआम फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस विधायक ने अपने जन्मदिन के मौके पर जमकर डांस किया और इसी दौरान स्टेज पर चढ़कर हवाई फायर भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर की गई 58 याचिकाएं खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने नोटबंदी के मामले में अपना फैसला सुनाया, जो कि 4:1 के बहुमत के साथ नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले के पक्ष में गया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 8 नवंबर 2016 को लिया गया नोटबंदी का केंद्र सरकार का फैसला सही था। संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से माना है कि नोटबंदी का फैसला लिए जाते वक्त अपनाई गई प्रक्रिया में कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं थी। 5 जजों की संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस B रामासुब्रमण्यन ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया, जबकि जस्टिस BV नगरत्ना की राय बाकी जजों से अलग रही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पहले सभी याचिकाकर्ताओं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के पक्ष को सुना और अपने फैसले में केंद्र सरकार की ओर 8 नवंबर 2016 को जानकारी जारी की गई अधिसूचना को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इस मुद्दे पर केंद्र और RBI के बीच 6 महीने लंबी चर्चा हुई थी और नोटबंदी का फैसला लेते समय संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। जस्टिस गवाई ने कहा कि RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 26(2) के तहत सरकार को सारे नोट वापस लेने का अधिकार है। बेंच ने नोट बदलने के लिए कम समय मिलने की दलील को भी खारिज कर दिया और कहा कि 1000 और 500 के नोट बदलने के लिए 52 दिन का वक्त दिया गया था। हालांकि संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना की राय अलग रही और उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला कानून के विपरीत था और शक्तियों का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ था। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते वक्त RBI ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इस मसले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई, जिसके बाद बीजेपी और विपक्षी दलों ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया, जिसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट के जरिए की। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार द्वारा लागू नोटबंदी का परिणाम 120 लोगों की जानें गई।
करोड़ों लोगों का रोजगार छीना, असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ, काला धन नहीं कम हुआ, नकली नोट बढ़े। मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक गहरे जख्म की तरह हमेशा रहेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी काले धन का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। बीजेपी की आदत है अतिशयोक्ति करना और झूठ बोलना। यहाँ तो कोरा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो सिर्फ नोटबंदी की प्रक्रिया को लेकर अपना निर्णय सुनाया है, नोटबंदी को लेकर नहीं, उसके परिणामों को लेकर नहीं, उसके द्वारा जो उसका जो प्रभाव पड़ा है उसको लेकर नहीं। तो ये कह देना कि नोटबंदी की जीत हुई है, बिल्कुल झूठ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि नोटबंदी के बारे में दुष्प्रचार करने के लिए राहुल गांधी देश से माफी मांगे। आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना? वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नोटबंदी के पीछे केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। अच्छा, अब आप ये बोलिए कि GDP ग्रोथ गिरा नहीं गिरा, डिमोनेटाइजेशन गलत फैसले की वजह से प्रधानमंत्री के, जिसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट में अपने कहा कि 50 लाख लोगों की नौकरियां चले गई डिमोनेटाइजेशन की वजह से। आपको बता दें कि 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। इस फैसले के पीछे सरकार ने 5 बड़े मकसद गिनाए थे। पहला मकसद देश में मौजूद काले धन को खत्म करना बताया गया था। दूसरा मकसद देश में कैशलेस लेन देन यानी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना बताया गया था। साथ ही पीएम मोदी ने बाजार में मौजूद नकली नोटों को खत्म करने का भी मकसद गिनवाया था। चौथा मकसद अर्थव्यवस्था में मौजूद बड़े नोटों को बाहर करने का बताया था, क्योंकि तब इन बड़े नोटों को ब्लैक मनी का सबसे बड़ा जरिया बताया जाता था। और नोटबंदी के पीछे सरकार ने 5वां बड़ा मकसद आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना यानी टेरर फंडिंग पर नकेल कसने को बताया था। राजस्थान के पाली में आज तड़के एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। हादसे का शिकार हुई सूर्यनगरी एक्सप्रेस मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से जोधपुर जा रही थी। लेकिन पाली जिले में तड़के 3:27 पर ट्रेन के 8 डिब्बे एक तेज धमाके के साथ पटरी से उतर गए। जैसे ही ये हादसा हुआ, ट्रेन में बैठे यात्रियों की सांसें अटक गई। इस हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन तुरंत हरकत में आया और सबसे पहले इस रूट पर आने वाली ट्रेनों को रोका गया। हादसे की वजह से कई ट्रेनों के रूट में बदलाव करना पड़ा। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। घटना के बाद ट्रेन हादसे में घायल हुए यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय ने 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। मामूली रूप से घायल हुए यात्रियों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मक्का फिलहाल आसमानी आफत से पनाह मांगता नजर आ रहा है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जबकि मक्का शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी है और गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। कई गाड़ियां तो पानी के तेज बहाव में तैरती नजर आई। लोग कमर तक पानी में डूबकर सुरक्षित जगहों की ओर जाते दिखे, जबकि एक जगह तो सड़क पर कई फीट गड्ढा हो गया, जिसमें तेज धार के साथ पानी गिरता नजर आया। वहीं जेद्दा में भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां डूब गई। इससे पहले 24 नवंबर को जेद्दा में 179 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जिसने 2009 में 90 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यही नहीं, शहर में अचानक आई बाढ़ में 120 से अधिक लोग मारे गए थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना प्रबंधन को लेकर बड़ी बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने सभी जिलों में दवाओं का स्टॉक रखने के निर्देश दिए। बाराबंकी की जिला जेल में इन दिनों कैदियों को खेती करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। योगी सरकार के कौशल विकास मिशन के तहत कैदी फिलहाल जेल के अंदर स्ट्रॉबेरी की खेती करना सीख रहे हैं। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल ने क्रिकेटर ऋषभ पंत का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टर्स के मुताबिक पंत की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अलीगढ़ में स्कूल बस के पलटने से कई बच्चे घायल हो गए। बता दें कि आज से यूपी के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्कूल खोला गया। जम्मू कश्मीर में राजौरी के डांगरी में रविवार देर शाम हुए आतंकी हमले के बाद आज आईईडी ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई।
जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान लोग घायलों को पीठ पर उठाकर एम्बुलेंस में बैठाते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि ये धमाका उसी जगह के पास हुआ जहां रविवार को आतंकियों ने हमला किया था। आशंका है कि आतंकियों ने हमले के बाद विस्फोट वाली जगह पर आईडी लगाई होगी। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को कत्ल किया है। इन दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता को लहूलुहान किया है। मानवता को लहूलुहान किया गया है। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को यहाँ निशाना बनाया गया है। दरअसल कल शाम राजौरी के डांगरे इलाके में आतंकियों ने एक हिंदू गांव को निशाना बनाया। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमला रविवार रात करीब 7 बजे हुआ और राजौरी का डांगरे इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस दौरान आतंकियों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पहले ये लोग जाते हैं एक घर में, वहाँ जाकर ये अटैक करते हैं। 2 लोग जो हमारे वहाँ पर रहते हैं, 2 को पहले जाके हिट करते हैं वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से रास्ता नीचे थोड़ी ही दूर जा रहा है, 50 मीटर के बाद दूसरे घर जाते हैं। ये वहाँ जाकर ये करते हैं, अटैक करते हैं। उसी के बाद जहाँ उसी के नीचे 150 मीटर नीचे लगभग और तीसरा घर था। 3 घरों में जाकर ये तीसरे घर में जाते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी ये फायरिंग के साथ जो है वो गिराते हैं नीचे। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। तलाशी अभियान जारी है। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के ट्रूप्स ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। तलाशी अभियान शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। हालांकि स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखा। लोगों का आरोप है कि जानकारी देने के बाद भी पुलिस 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। इतना बड़ा हादसा होता है और 1.5 घंटे तक पुलिस वहाँ नहीं जाती है। ये इससे बड़ा फेलियर मैं नहीं समझता हूँ कि क्या हो सकता है इसके। पुलिस और सुरक्षा बल जब तक घटनास्थल पर पहुंचते, स्थानीय लोगों ने कमान संभाल ली और बिना देर किए घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। हालांकि आतंकी हमले में घायल हुए 3 लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। 3 आदमी थे वो खून में लथपथ पहुंचे, जो ब्राड डेड थे, और बाकी जो 7 जो थे वो जख्मी हैं। इस दौरान अस्पताल में चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी। जिन्होंने अपनों को खोया उनका रो रो कर बुरा हाल था, जबकि जिन लोगों के रिश्तेदार घायल हुए वो उनकी सलामती के लिए फिक्रमंद दिखे। अस्पताल में मौजूद आईटीबीपी के जवान सुशील कुमार भी गमगीन दिखे। छुट्टी बिताने घर पहुंचे सुशील के 2 भतीजों पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। उन्होंने फायर किया, हम बाहर निकले, फिर उन्होंने हमारे घर की तरफ फायर किया। जब हमने गेट बंद किया फिर वो फायर करते करते नीचे निकले। फिर उनको जो रास्ते में मिला सबको मारते गए। मेरा एक भतीजा जिसका नाम दीपक शर्मा, उसकी डेथ हो गई। राजौरी में टारगेट किलिंग के खिलाफ आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर गए। पीड़ित परिवारों ने शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इस दौरान अपनों को खोने वाले लोग रोते बिलखते दिखे। प्रदर्शन कर रहे लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा नजर आया। लोग भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शनकारी पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान सरकार के खिलाफ भी नाराजगी नजर आई। ऐसा ये आक्रोश है कि जिसमें हम बयान नहीं कर सकते। पूरी ढांगरी में आग लगी हुई है और एलजी साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं रात की कि एलजी साहब यहाँ आइए, बताइए हमको कि हम कहाँ जाएं। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जानबूझकर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि उन्हें भी कश्मीरी पंडितों की तरह राज्य से भगाया जा सके। इसीलिए आतंकियों ने आधार कार्ड चेक करने के बाद हिंदुओं पर हमला किया। हिंदू गांव को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये प्रीतम नाम के जो बंदे हमारे यहाँ पे शहीद हुए हैं, इनके घर जाकर इनका आधार कार्ड चेक किया गया, इनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया गया, उसके बाद गोली मारी गई इनको। स्थानीय लोगों का दावा है कि आतंकी हिंदू बस्तियों को खाली कराना चाहते हैं। तो ये आतंकी ये एक साजिश के तहत जितना भी हमारा हिंदू बेल्ट है, जितने भी हमारे हिंदू गाँव हैं, उनको ये खाली करवाना चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने एक प्लानिंग के तहत कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडित वहाँ से निकाले थे। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं के बीच अब लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें गन दी जाए और बीडीसी कमेटियां मजबूत बनाई जाएं ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें।
राजौरी में रविवार शाम आतंकी हमले और आज सुबह आईडी ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस काम के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। खबर है कि जांच में मदद देने के लिए एनआईए की टीम भी राजौरी जा रही है, जो अपने स्तर पर सबूत जुटाएगी। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले को कायरतापूर्ण हरकत बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं राजौरी में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेरे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। एलजी ने इस हमले में शहीद हुए हर नागरिक के परिवार को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज देने का भी निर्देश दिया। और अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राजौरी के डांगरी गांव पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राज्य के डीजीपी और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रायना भी मौजूद थे। एलजी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार के साथ हैं और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने बताई, मैं आपको भरोसा देता हूं कि 100 साल तक जाएंगे, पूरे मामले की गहराई तक जाकर जितनी सर्वोत्तम और प्रभावी कार्रवाई है वो की जाएगी। परिवारों को अपना परिवार मान करके प्रशासन जो भी करना होगा वो निश्चित रूप से बहुत शीघ्र कर देंगे। जो हमारे के लोग जो भी उनको संभाल रहे हैं वो सब अविलंब रहेंगे। राजौरी में अंधाधुंध फायरिंग के बीच श्रीनगर में भी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। यहां आतंकियों के निशाने पर सीआरपीएफ के जवान थे, इसीलिए उन्होंने बंकर पर ग्रेनेड फेंका। रविवार शाम को हवाल चौक के पास हुए इस हमले में एक नागरिक घायल हो गया। हमले के बाद सभी संदिग्ध फरार हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर हमलावर की तलाश शुरू कर दी। दरअसल आतंकियों ने सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन के बंकर पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो लक्ष्य से चूक गया और सड़क किनारे गिरकर फट गया। धमाके में एक नागरिक घायल हो गया, उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। कई जगहों पर दबिश भी दी गई है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। इस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार की कश्मीर नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और आरोप लगाया कि लोगों में बढ़ती नफरत के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैली जा रही है, फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में शांति के लिए सभी को साथ आने की अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। कहा नहीं इन्होंने कि आतंकवाद 370 की वजह से है? कहा इन्होंने? आज इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। उधर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इशारों में बीजेपी पर हमला बोल दिया। इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है, जिनको इसका फायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। वहीं कांग्रेस ने भी राजौरी आतंकी हमले के बहाने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार के दावे खोखले साबित हुए और उसकी कश्मीर नीति फेल हो गई है। जो दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा बार बार कि सब कुछ सामान्य हो चुका है, सब ठीक हो गया है, उन दावों की बोल तो खोलते ही हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित परिवार जो वहाँ रह गए थे, अब उनका भी वहाँ रहना दूभर होता चला जा रहा है। वो भी वहाँ छोड़ कर जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री का नुमाइंदा सरकार चला रहा है, इसलिए अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है। अमित शाह साहब, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आज जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड देख के गोलियां मारी जा रही है, कश्मीरी पंडितों को गोलियां मारी जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं।
तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में कई आरोपों का सामना कर रहे शिजान खान के परिवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिजान खान के परिवार ने आज उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो तुनिशा शर्मा की मौत के बाद उनसे पूछे जा रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिजान खान के परिवार ने तुनिशा की मां वनीता शर्मा को ही तुनिशा की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। शिजान की बहन ने आरोप लगाया कि तुनिशा की मां वनीता शर्मा तुनिशा पर काम का बहुत ज्यादा दबाव बनाती थी, जिसकी वजह से तुनिशा हमेशा परेशान रहती थी। वो इतने फोन करती थी कि तुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है। शिजान के परिवार वालों ने तुनिशा की मौत पर दुख जताया। शिजान के परिवार ने कहा कि भले ही तुनिशा का उनके साथ खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले ही 20 साल की थी, लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी वो। क्योंकि तुनिशा शर्मा की मौत के बाद तुनिशा की मां ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शिजान की फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका आज शिजान की फैमिली ने एक एक कर जवाब दिया। और शिजान के परिवार ने तुनिशा का जबरन धर्म बदलवाने के आरोपों को खारिज कर दिया, जो तुनिशा की मौत के बाद उनकी मां वनीता शर्मा ने लगाए थे। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी मां को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको। शिजान की मां ने तुनिशा की मां से तुनिशा को दरगाह ले जाने का भी सबूत मांगा और धर्मांतरण के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी आप बोल रही है। शिजान की मां ने उस फोटो की भी सच्चाई बताई जिसमें तुनिशा हिजाब पहने नजर आ रही थी। और शिजान के परिवार ने तुनिशा की हिजाब वाली तस्वीर मीडिया को दिखाई और बताया कि इस फोटो को सोशल मीडिया पर तुनिशा के जबरन धर्म परिवर्तन से जोड़ते हुए शेयर किया गया था, जबकि इस फोटो की सच्चाई कुछ और ही थी। शिजान की बहन ने दावा किया कि तुनिशा की हिजाब वाली फोटो टीवी सीरियल की शूटिंग का हिस्सा थी, जो कुछ दिन बाद ऑन एयर भी हुआ था। उसने हिजाब पहना हुआ है और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था, जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21 14 सितंबर। शिजान की मां ने आरोप लगाया कि तुनिशा की मां उनके बेटे को झूठे मामले में फंसाना चाहती है और इसीलिए मीडिया में गलत बयानबाजी कर रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिजान का परिवार तुनिशा की मां पर आक्रामक दिखा। हालांकि अपने भाई का बचाव करते हुए शिजान की बहन फलक नाज कई बार भावुक हो गई, क्योंकि तुनिशा की मां पहले ही कह चुकी है कि वो शिजान को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगी और उसे सजा दिलवाकर रहेंगी। इसीलिए शिजान के बचाव में उनका परिवार पूरी मजबूती से खड़ा दिखा और तुनिशा से महंगे गिफ्ट लेने के आरोपों को भी गलत ठहराया। तुनिशा की मां ने आरोप लगाया था कि तुनिशा नादान थी, जिसका फायदा अक्सर शिजान उठाता था। उससे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। शिजान के परिवार ने उल्टा तुनिशा की मां वनीता शर्मा पर उसको पैसे नहीं देने और लगातार उसकी निगरानी करने का आरोप लगाया। तुनिशा को पैसों के लिए उनके खुद के कमाए हुए पैसे होने के बावजूद उनके पास पैसों की काफी कमी रहती थी। हालांकि शिजान के परिवार ने ये जरूर माना कि तुनिशा ने उसको एक गिटार दिया था। शिजान के घर वालों ने तुनिशा को थप्पड़ मारने के आरोपों से भी इनकार किया। तुनिशा की आत्महत्या मामले में जेल में बंद शिजान खान की जमानत के लिए आज उनके वकील ने जमानत याचिका दायर की, जिस पर 7 जनवरी को सुनवाई होगी। 25 दिसंबर को पुलिस ने शिजान खान को तुनिशा शर्मा केस में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शिजान को वसई अदालत में पेश किया गया, जहां से शिजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। शिजान खान पर तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। हालांकि शिजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने शिजान की गिरफ्तारी को गलत बताया। तुनिशा आत्महत्या केस में सुनवाई से पहले शिजान के वकील ने दावा किया कि तुनिशा का पहले भी कई लोगों से रिलेशन था। तुनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था, पहले भी 2 रिलेशनशिप थे। शिजान फिलहाल जेल में बंद है और जल्द ही उनकी जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने विदेश से लौटने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने जानकारी दी कि कोरोना की मार झेल रहे 6 देशों से लौटने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। इन 6 देशों में चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। इन 6 देशों से लौटने वाले किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण मिले तो उनको तुरंत आइसोलेट करने के आदेश दिए गए हैं। यात्रियों में गंभीर लक्षण पाए जाने पर उनके इलाज के लिए 2 अस्पतालों की भी व्यवस्था की गई है। कर्नाटक सरकार के आदेश के मुताबिक विदेश से आने वाले हर यात्री को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। इन यात्रियों की अगले 7 दिन तक निगरानी की जाएगी और कोरोना के लक्षण मिलने पर उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। करीब 9 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल से फिर शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा कल गाजियाबाद के लोनी इलाके से गुजरेगी। कार्यक्रम को देखते हुए लोनी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने अखिलेश को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है, जिसके जवाब में अखिलेश ने चिट्ठी लिखकर धन्यवाद दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने बीएसपी प्रमुख मायावती को भी न्योता दिया है। वहीं न्योते के जवाब में मायावती ने ट्वीट कर राहुल गांधी को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि उनके यात्रा में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में उस वक्त भयानक हादसा हो गया जब 2 हेलीकॉप्टर आसमान में ही टकरा गए। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा गोल्ड कोस्ट बीच पर गिरा नजर आया। कुछ ही देर में राहत बचाव के लिए रेस्क्यू बोट वहां पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था और दूसरा लैंडिंग कर रहा था। इसी दौरान दोनों हवा में ही आपस में टकरा गए। सामने आई तस्वीरों में एक हेलीकॉप्टर बिगड़ते बैलेंस के बीच लैंडिंग करने की कोशिश करता दिखा, जबकि दूसरे का मलबा नीचे बिखरा पड़ा नजर आया। 2 helicopter mid-air collision just opposite SeaWorld in the Broadwater. Those 2 aircraft, when collided, have crashed, landed. हादसे में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सवार 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि दूसरे हेलीकॉप्टर की विंड स्क्रीन टूट गई और वो जैसे तैसे संतुलन बनाते हुए लैंडिंग कर पाया। गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड का टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, जहां हादसे के वक्त भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गनीमत ये रही कि बीच पर मौजूद लोग मलबे की चपेट में नहीं आए। हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है। वहीं कंगाल पाकिस्तान में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, इसकी मिसाल दिखी इस्लामाबाद में। यहां पुलिस भर्ती परीक्षा का रिटन टेस्ट देने के लिए 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जुटे, जिसकी वजह से उन्हें बिठाने के लिए जगह की कमी पड़ गई और इस्लामाबाद पुलिस को पास के ही एक स्टेडियम का सहारा लेना पड़ा। हालांकि नौकरी के लिए आए युवक युवतियों से पूरा का पूरा स्टेडियम भर गया। हालात ये हो गए कि स्टेडियम में भी बैठने की जगह नहीं बची, तो कुछ अभ्यर्थियों को जमीन पर बिठाकर लिखित परीक्षा लेनी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 32,000 युवक युवतियों ने इस्लामाबाद में पुलिस की नौकरी के लिए रिटन टेस्ट दिया, जबकि पाकिस्तान सरकार ने सिपाहियों के 1,667 पदों पर भर्ती की वैकेंसी निकाली थी, जो पिछले 5 सालों से खाली थे। 1,667 असामियां पूरा पाकिस्तान ही इम्तिहान देने आ गया। इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए 30,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान देने आ गए। मनाजिर आपके सामने है, मर्द और खवातीन इतने उम्मीदवार आए कि तहरीरी इम्तिहान के लिए स्टेडियम का रुख करना पड़ा। और पाकिस्तान में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पोस्ट के लिए करीब 20 दावेदार हैं। हजारों पद खाली होने के बाद भी उन पर भर्ती नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। ऐसे में जब भी कोई सरकारी भर्ती होती है तो युवाओं की भीड़ जुट जाती है। और जैसी तस्वीर इस्लामाबाद में नजर आई, उससे बेरोजगारी पर नई बहस छिड़ गई। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कमर चीमा ने इसके लिए हुक्मरानों को गुनहगार करार दिया। पार्टी बैठ के फैसला करेगी, तो अगर इमरान खान को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि बाकियों से चीजें कराई जाएंगी, वो भी गलत होगा। और जो इमरान खान ने किया कि सिर्फ अकेले सिंगल हैंडेडली फौज के साथ मिल के निज़ाम चलाने की कोशिश की, तो वो भी आज देख ले हमारा क्या हाल है। वो 65% यूथ जो इमरान खान कहते थे कि मेरे साथ है, वो यूथ जो है वो स्टेडियम में रोल रही। वहीं पाकिस्तान की जनता भी मौजूदा हालात के लिए सियासतदानों को ही कटघरे में खड़ा करती दिखी। नहीं आप इसे भाई, अब जब अभी तक जो हो रहा है और आगे का पता नहीं क्या होगा। अवाम को भूखा मारा हुआ है, अवाम को आपको पता है हुकूमत ने।
वैसे पाइड यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 31% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। इनमें 51% महिलाएं हैं जबकि 16% पुरुष। मौजूदा बेरोजगारी दर करीब 7% है। यही नहीं, बहुत से युवाओं के पास पेशेवर डिग्रियां भी हैं, फिर भी उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि नए साल में महंगाई और बेरोजगारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगी, जिससे पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हो जाएंगे। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इमरान ने कहा कि अगर जल्द ही देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से लोन नहीं मिला तो फिर वो डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी। इस दौरान इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर जनता को महंगाई और बेरोजगारी की दलदल से बाहर निकलना है तो सरकार बदलनी होगी। कि अगर हमने अब इसमें से निकलना है, कानून की हुक्मरानी होगी, जंगल का कानून नहीं होगा जो आज पाकिस्तान में है। वहीं पाकिस्तान की शहबाज सरकार में मंत्री अयाज सादिक ने इमरान खान को ही चेतावनी दे दी कि वो भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की चक्की पीसने को तैयार हो जाएं। हमारे खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है। तुम केसेस भुगतने की तैयारी करो। अब तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया। तुम अपनी बच्ची का भी हिसाब दोगे, तुम तोशा खाना का भी हिसाब दोगे। तालिबान के शासन में आने के बावजूद अफगानिस्तान में हिंसा का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक सैन्य अड्डे पर भीषण धमाका हुआ, जिसमें कई लोग जख्मी हुए जबकि कई मारे गए। जबकि अफगानिस्तान की टोलो न्यूज एजेंसी ने बताया कि हमला सैन्य एयरपोर्ट के गेट पर हुआ। तालिबानी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नाफी टक्कर ने भी बताया कि सुबह काबुल के सैन्य हवाई अड्डे पर विस्फोट हुआ। हालांकि प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि इस हमले में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए। वहीं तालिबान के सुरक्षा कमांडर अब्दुल मोबिन साफी ने तखार में इस बात की पुष्टि की कि ये हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि बम एक मिलिट्री एयरपोर्ट के एक कर्मचारी के डेस्क के नीचे रखा गया था, जिसके फटते ही कोहराम मच गया। आसमान में धुएं का गुबार और लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। बताया जा रहा है कि काबुल में हुए धमाके के पीछे ISIS खुरासान प्रोविंस का हाथ है, जो तालिबान की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश में लगा है। वहीं राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर को किले में तब्दील कर दिया गया। राजौरी हमले के बाद श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल चौक पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है और हर गाड़ी और शख्स की तलाशी ली जा रही है। जम्मू में बजरंग दल ने आतंक का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। हिंदुओं की टारगेट किलिंग की निंदा करते हुए बजरंग दल ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में महिला को गाड़ी से घसीटे जाने की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आज सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की। सुल्तानपुरी घटना से गुस्साए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने LG दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेताओं ने LG को बर्खास्त करने की मांग और जमकर हंगामा किया। हालातों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार किस वजह से हुई, इस पर बहस छिड़ी हुई है। इस बहस के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर ऋषभ पंत का हाल जाना और मुलाकात के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कार हादसे के लिए हाईवे पर बने गड्ढों को जिम्मेदार बताया। जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान क्रिकेटर ऋषभ पंत ने हादसे की वजह सड़क के गड्ढों को बताया। नहीं, उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली गई। सीएम धामी का बयान सामने आते ही देश के नेशनल हाईवे की देखरेख करने वाली कंपनी NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक्शन में आ गई और रातों रात हादसे वाली जगह के आसपास के गड्ढों को भरवा दिया। जिस जगह ऋषभ पंत की कार का हादसा हुआ था, वहां देर रात तक सड़क मरम्मत का काम चलता रहा। इस दौरान बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भरा गया। देश में कारों की बिक्री के आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों की पसंद बदल रही है और यही वजह है कि देश में सस्ती कारों की बजाय लग्जरी गाड़ियों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में बिकने वाली कुल गाड़ियों में 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कार्स की हिस्सेदारी 41% रही। वहीं 4 साल पहले 2018 में कारों की कुल बिक्री में 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों की हिस्सेदारी सिर्फ 16% थी। 2022 में पूरे देश में करीब 38 लाख कारें बिकी, जिनमें 15.5 लाख गाड़ियां 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाली थी।
कार मार्केट के जानकारों का कहना है कि महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों की वजह से फर्स्ट टाइम कार खरीदने वालों की संख्या घटी है। इसलिए मारुति सुजुकी और रेनो जैसी कंपनियों की सस्ती कारों की बिक्री घट रही है। 2018 में 3,90,000 एंट्री लेवल कार्स की बिक्री हुई थी, जो कि 2022 में ये आंकड़ा घटकर 1,40,000 पर पहुंच गया है। जानकारों के मुताबिक देश में एसयूवी, खासतौर पर बजट एसयूवी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि Hyundai की क्रेटा, महिंद्रा की XUV 700 और स्कॉर्पियो, टाटा की हैरियर और सफारी की किया सेल्टोस जैसी गाड़ियां जो है वो जबरदस्त मांग में है। ग्राहकों को अब कम कीमत और ज्यादा माइलेज की बजाय सनरूफ, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट, 6 एयरबैग्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं। वहीं नए साल पर यूक्रेन की राजधानी कीव को दहलाने के बाद रूस ने बाखमुत पर धावा बोल दिया और ताबड़तोड़ हमले कर बाखमुत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जिसके बाद बाखमुत के कई इलाकों में तबाही की तस्वीर नजर आई। कहीं आसमान में धुआं उठता दिखा तो कहीं खंडहर में तब्दील हुई इमारतें शांति की बात करने वालों को मुंह चिढ़ाती दिखी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। कुछ एक लोग नजर आए, लेकिन वो भी शहर छोड़कर जाते हुए, जबकि सेना की गाड़ियां पेट्रोलिंग करती दिखी। बाखमुत के बस अड्डे हों या फिर रेलवे स्टेशन, हर जगह तबाही की तस्वीरें नजर आई, जबकि आसमान में उड़ते रूस के लड़ाकू विमानों की आवाज से खौफ पसर गया। रूस की कोशिश है कि वो किसी भी तरह बाखमुत पर कब्जा कर ले और इसके लिए रूस की सेना ने अपनी सबसे घातक टुकड़ी वैगनर ग्रुप को मैदान जंग में उतारा हुआ है, जो मिशन बाखमुत के तहत ऑपरेशन मीट ग्राइंडर को अंजाम देता दिखा। यही नहीं, वैगनर ग्रुप चारों ओर से घेरकर हमला करने की रणनीति पर अमल करती दिखी, जिससे यूक्रेन के सैनिक शायद ही निपट पाए। जबकि बाखमुत शहर घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया। यहाँ से लोग पलायन कर गए। जो लोग बचे हैं उन्हें नहीं पता कि किस पल मौत उनके सामने आकर खड़ी हो जाए। Подякувати всім волонтерам, тому що це все незламність, це волонтери. Це повністю волонтери. Всі, не важливо з якої ми країни, а волонтери. यूक्रेन की सेना भी बाखमुत में जवाबी हमले करती दिखी। यूक्रेन ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसने रूसी वैगनर ग्रुप के एक ठिकाने को उड़ा दिया, जिसमें कई रूसी सैनिक भी मारे गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हवा में उड़ रहे 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग और दूसरा टेक ऑफ की कोशिश कर रहा था जब ये हादसा हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कैदी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। पुलिस की टीम कैदी को गाड़ी में बिठाकर दूसरी जेल में शिफ्ट कर रही थी जब कैदी ने गाड़ी से भागने की कोशिश की। उत्तर कोरिया से परमाणु हमले की धमकियों के बीच दक्षिण कोरिया ने एक नया सॉलिड फ्यूल स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस रॉकेट के परीक्षण का मकसद देश की निगरानी क्षमता को बढ़ाना है। लूला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति चुनावों में जायर बोल्सोनारो को हराकर लूला डा सिल्वा ने आज तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया के रिहायशी इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि कैलिफोर्निया में तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए, जिसके बाद कैलिफोर्निया के विल्टन और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में पानी भर गया। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ दिनों में हुई जबरदस्त बारिश ने बीते 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश के बाद वहां 2 नदियां ओवरफ्लो हो गई और पानी शहर के भीतर दाखिल हो गया। सड़कों पर बारिश का पानी ऐसा बह रहा था जैसे कोई नदी बहती है। पानी का बहाव इतना ज्यादा कि गाड़ियों को भी अपने साथ बहा ले जाए। भारी बारिश में कैलिफोर्निया शहर की जानी मानी सड़कें और बुनियादी ढांचे पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से यूएस हाईवे 101 भी बंद करना पड़ा। करीब 1.5 करोड़ लोगों को बाढ़ की चेतावनी दी गई और इसी वजह से कैलिफोर्निया के लाखों मकानों में पावर सप्लाई भी ठप हो गई। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि रिहायशी इलाकों से लेकर खेती की जमीन भी बाढ़ की चपेट में आ गई है। पानी के साथ मिट्टी और मलबा भी जहां तहां जमा हो गया। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए। उत्तरी कैलिफोर्निया में 31 दिसंबर को आए तूफान के बाद वहां जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद जगह जगह बाढ़ आ गई। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक इस हफ्ते कैलिफोर्निया में और तूफान आने की आशंका है।
दिसंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि दिसंबर 2021 के मुकाबले 15% ज्यादा है। दिसंबर 2021 में 1,30,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। दिसंबर 2022 में सेंट्रल जीएसटी 26,711 करोड़ रुपए रहा, जबकि स्टेट जीएसटी 33,357 करोड़ रुपए का रहा। वहीं इंटीग्रेटेड जीएसटी के तौर पर 78,434 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए और सेस के तौर पर 11,005 करोड़ रुपए मिले। मौजूदा कारोबारी साल में एक महीने में जीएसटी कलेक्शन का ये तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले अप्रैल के महीने में 1,68,000 रुपए और अक्टूबर के महीने में 1,52,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ था। मेक्सिको के युआरेस शहर की जेल से धुआं उठता दिखाई दिया। जानकारी मिली कि जेल में घुसकर कुछ बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 10 गार्ड समेत 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि जेल में मचे हंगामे का फायदा उठाकर 24 कैदी फरार हो गए। जेल अधिकारियों के मुताबिक रविवार की सुबह करीब 7 बजे कुछ बख्तरबंद गाड़ियां जेल के बाहर आकर रुकी और उनमें सवार बंदूकधारियों ने जेल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर वहां से गुजरने वाले लोगों पर भी फायरिंग कर रहे थे। Pues ya está uno acostumbrado, no crea, porque ya han hecho varias veces estas cosas, pero pues a como les disparaba a la gente, sí me asusté porque les daba quemarropa. Y a todos los carros o lo que se moviera, él le daba. हमले के बाद मेक्सिको की जेल के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी, जो जेल में बंद अपनों की सुरक्षा का हाल जानने पहुंचे थे। ये हमला किसने किया और क्यों किया, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि सभी हमलावर काले कपड़ों में थे और पुलिस से भी बेहतर हथियारों से लैस थे।